वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, तो आज देखेंगे हम लोग एक समान जो रेखीय गति। क्लियर? चलिए देखते हैं। एक समान जो रेखीय गति यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वास्तव में होती क्या है? क्लियर? इस चीज़ को हम लोग अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करती है, सरल रेखा में एक समान गति करती है, तो इस गति को हम लोग एक समान रेखीय गति कहते हैं। एक समान रेखीय गति कहते हैं। गति के निम्न गुण होते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है भाई कि एक समान रेखीय गति किसे कहते हैं? तो एक समान रेखीय गति किसको कहेंगे? जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करती है तो इस गति को एक समान रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, गति के निम्न गुण होते हैं। पहला, यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो वह वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। क्लियर? यदि एक ही दिशा में कोई वस्तु गति करे, यदि जैसे कि ये वस्तु है आपका ए और बी, ये एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, सी की दिशा में, ए भी बी भी, तो यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। इसकी दूरी की क्या होगी? बराबर होगा भाई। ठीक है। दूसरा, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक क्षण वेग एक समान होता है। मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक क्षण वेग एक समान होगा। प्रत्येक क्षण, जैसे यहाँ से यहाँ आ गया, मान के चलो A1 A2 A3, तो यहाँ पर भी इसका वेग, यहाँ पर भी वेग, यहाँ पर भी वेग, यहाँ पर भी वेग, यहाँ पर सभी पर इसका जो वेग है वो एक समान रहेगा। ठीक है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक क्षण पर वेग क्या होगा? आपका एक समान होगा। ठीक। थर्ड हम बोल रहे हैं वस्तु का औसत वेग। वस्तु का औसत वेग उसके तात्क्षणिक वेग के तुल्य होता है। वस्तु का औसत वेग उसके तात्क्षणिक वेग के तुल्य होता है, बराबर होता है। ठीक है, मतलब औसत वेग तात्क्षणिक वेग के तुल्य होता है, तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। अगला है वस्तु पर कार्य करने वाले कुल असंतुलित बल का मान शून्य होता है। ठीक है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले कुल असंतुलित बल का मान शून्य होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग देख लिए एक समान रेखीय गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करती है तो इस गति को एक समान रेखीय गति कहते हैं। गति के निम्न गुण होते हैं। पहला, यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो वस्तु विस्थापन उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक क्षण वेग एक समान होता है। वस्तु का औसत वेग उसके तात्क्षणिक वेग के तुल्य होता है। वस्तु पर कार्य करने वाले कुल असंतुलित बल का मान शून्य होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक समान रेखीय गति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक समान गति का ग्राफीय निरूपण, वेग समय ग्राफ। तो पहला देखते हैं वेग और समय और ग्राफ। एक समान गति का वेग नियत रहता है। ठीक है, एक समान गति का वेग क्या रहता है? आपका नियत रहता है। अतः वस्तु के वेग का समय के साथ खींचे गए वक्र को वेग समय वक्र या वेग समय आरेख कहते हैं। एक समान गति में वेग समय आरेख कहते हैं। ठीक है, और एक समान गति में वेग समय आरेख कितने द्वारा प्रदर्शित है? तो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। मान लेते हैं ये आपका वेग है, ये आपका समय है। इस तरह से मैं ग्राफीय निरूपण कर दे रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेग समय ग्राफ। चाहोगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, समय को इधर ले सकते हो, वेग को इधर,
इस तरीके से। क्लियर। तो ये है आपका एक समान गति का ग्राफ निरूपण जिसमें वेग और समय का दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका वेग समय ग्राफ। आगे देखते हैं हम लोग स्थिति समय ग्राफ। एक समान गति से गतिमान वस्तु के विभिन्न क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच खींचा गया वक्र ग्राफ स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। क्लियर। तो एक समान गति से गतिमान वस्तु की मतलब जो गतिशील रहे उसकी विभिन्न क्षणों पर, मतलब उसके प्रत्येक क्षण पर A1 A2 A3 B3 स्थिति और संगत समय के बीच खींचा गया ग्राफ उसका स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। एक समान गति का समीकरण निम्न होता है। इसको मैं लिख देता हूँ स्थिति, इसको समय के लिए लिख देता हूँ, यह वस्तु की स्थिति के लिए है। इसको हम लोग बोलेंगे स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, यह है आपका स्थिति समय ग्राफ। आगे देखते हैं अपेक्षिक वेग। ये इम्पोर्टेंट है आपका, अपेक्षिक वेग आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस चीज को देखते हैं। अपेक्षिक वेग किसी गतिमान या स्थिर वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का अपेक्षिक वेग। ठीक है, कोई गतिमान है यहाँ पर। ठीक है, किसी गतिमान या स्थिर वस्तु के यह स्थिर है। ठीक है, सापेक्ष दूसरे वस्तु का अपेक्षिक वेग, सापेक्ष दूसरे वस्तु का अपेक्षिक वेग वह दर है जिससे कि पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की स्थिति बदलती रहे। इसके सापेक्ष इसका स्थिति बदले, इसके सापेक्ष इसका स्थिति बदल जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक वेग। तो किसी गतिमान या स्थिर वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का अपेक्षिक वेग वह दर है जिससे कि पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की स्थिति बदलती रहे। अपेक्षिक गति के एक विमीय विश्लेषण के रूप में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं परिवर्ती रेखीय गति। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है जिसका वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो वह वस्तु की गति को परिवर्ती ऋजुरेखीय गति कहते हैं। इस गति में समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे समय अब बढ़ते जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, तो वस्तु के वेग में भी परिवर्तन होते जाएगा। इस तरीके से वस्तु के वेग में भी परिवर्तन होते जाएगा, अतः वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। वेग में परिवर्तन होगा मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। त्वरण उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट त्वरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन त्वरण। ठीक है, जहाँ त्वरण देख दिया मतलब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, जान लीजिए। ठीक है, चलिए किसी वस्तु का समय के साथ वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु का समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। से त्वरण से व्यक्त किया जाता है, यह एक सदिश राशि है, इसे ए से व्यक्त किया जाता है।
चलिए, यदि किसी वस्तु का किसी क्षण में वेग भी टी तथा क्षण में वेग भी वन हो तो, ठीक है, तो पहला त्वरण देखो, किसी वस्तु के समय के साथ ना, किसी वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण एक क्या है? सदिश राशि है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग त्वरण के प्रकार। त्वरण कितनी प्रकार के होते हैं इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो त्वरण के प्रकार को देखते हैं। त्वरण के प्रकार, त्वरण दो प्रकार के होते हैं। पहला नियत त्वरण या एक समान त्वरण। ठीक है, इसको नियत त्वरण या क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण। नियत त्वरण या एक समान त्वरण। नियत त्वरण या एक समान त्वरण। दूसरा होता है परिवर्ती त्वरण। परिवर्ती मतलब क्षण क्षण तुरंत परिवर्तित होते रहता है, क्षण क्षण पर, पल पल में परिवर्तित होने वाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्ती त्वरण। तो चलिए इसका डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। पहला नियत त्वरण। नियत त्वरण या एक समान त्वरण क्या होती है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो पहला है नियत त्वरण या एक समान त्वरण। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखेंगे? नियत त्वरण या एक समान त्वरण। ठीक है, तो वेग में वस्तु के साथ परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं और समय के साथ यह परिवर्तन होते जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? नियत त्वरण। जब समान समय अंतराल में बोल रहे हैं ना, जब समान समय अंतराल में, बराबर समय में, जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। समान परिवर्तन जैसे यहाँ पर हो गया तो 2 मिनट का परिवर्तन, यहाँ भी 2 मिनट का, यहाँ भी 2 मिनट का। ठीक है, तो जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। मतलब उतना ही होता है। जैसे कोई कार है, जैसे यहाँ पर है, यदि कोई वस्तु ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी से तल की ओर गिरती है तो वह वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। ठीक है, अर्थात वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन होता है, अतः यह एक समान त्वरण है। क्लियर? तो आपको पूछा जाएगा कि एक समान त्वरण या नियत त्वरण क्या है, तो बोलोगे जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यह है आपका नियत त्वरण या एक समान त्वरण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग परिवर्ती त्वरण। इसके बाद है आपका परिवर्ती त्वरण। परिवर्ती त्वरण जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है। असमान परिवर्तन होता है मतलब भिन्न भिन्न। यहाँ पर अलग हो गया, ए से बी तक जाने में 2 मिनट, बी से सी तक जाने में 3 मिनट, सी से डी तक जाने में 4 मिनट। इस तरीके से असमान परिवर्तन, समय बार बार अलग अलग लग रहा है। पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर, पहले और दूसरे 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में 30 किलोमीटर, ऐसे बदल रहा है ना। तो जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है तो इस त्वरण को हम लोग परिवर्ती त्वरण कहते हैं। मतलब परिवर्ती मतलब चल परिवर्तित।
वस्तु जब किसी वस्तु का असमान त्वरण होता है तो कभी वस्तु के वेग में कम परिवर्तन होता है, तो कभी अधिक परिवर्तन होता है। अतः वस्तु के गति के विश्लेषण हेतु औसत त्वरण तथा तात्क्षणिक त्वरण की आवश्यकता होती है, जिसकी गणना हम लोग करते हैं। क्लियर? ये है आपका परिवर्तित त्वरण। जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग परिवर्तित त्वरण या असमान त्वरण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं औसत त्वरण। औसत, जैसे कि औसत हाजिरी, औसत आयु रहता है ना, औसत वजन, उसी प्रकार यहाँ पर है आपका औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की औसत दर को औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो औसत त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन की औसत दर, वेग में परिवर्तन की औसत दर, औसत त्वरण कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की औसत दर को हम लोग औसत त्वरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? तो तात्क्षणिक त्वरण को हम लोग देखते हैं किसी वस्तु के किसी क्षण विशेष पर त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के, कोई वस्तु है जो किसी क्षण विशेष पर उत्पन्न त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण मतलब किसी वस्तु के किसी क्षण विशेष पर, तुरंत किसी क्षण विशेष पर उत्पन्न हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक त्वरण। नेक्स्ट, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है, इस चीज़ को हम लोग अभी देखते हैं। चलिए, जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को धनात्मक त्वरण, जब समय के साथ वस्तु का वेग भी बढ़ता है तो उत्पन्न त्वरण आपका धनात्मक होता है। ठीक है, तथा जब वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, समय के साथ आपका क्या होता है? समय बढ़ता है लेकिन वेग क्या होता है भाई? घटता है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। तो वस्तु के त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन भी कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण का एक और नाम है मंदन। तो जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ेगा, तो धनात्मक त्वरण, जब वस्तु का वेग समय के साथ साथ घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। चलिए आगे है एक समान त्वरित गति। आगे है आपका एक समान त्वरित, पूरा थ्योरिकल चीज़ है, 11वीं क्लास है, एकदम थ्योरी है ना, पूरा थ्योरी है भाई, पूरा डेफिनेशन से भरा पड़ा है। थ्योरिकल चीज़ को देखिए, उसके बाद हम लोग व्यंजक को देखेंगे। क्लियर? एक समान त्वरित गति अगला है। एक समान त्वरित गति क्या बोल रहा है? जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है, कोई वस्तु है इस प्रकार गति करती है कि समान अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, समान परिवर्तन होता है
तो वस्तु के इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति कहते हैं। चलिए, तो एक समान त्वरित गति, जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है, तो वस्तु की इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं गति के समीकरण। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग गति के समीकरण। गति के समीकरण होता है भाई v बराबर u प्लस ए टी, ये होता है, और s बराबर होता है u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके गति के समीकरण होते हैं। तो गति के समीकरण को एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते जाते हैं। चलिए, तो गति के समीकरण को देखने से पहले जो हमारा समाकलन विधि है, अवकलन विधि है, उसके तरफ हम लोग मूवमेंट करते हैं। चलिए, तो अवकलन, पहला अवकलन था हमारा चलिए अवकलन के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो अवकलन पहला होता है आपका d/dx। x का अवकलन क्या होता है? तो x का अवकलन आपका 1 होता है, ठीक है। दूसरा d/dx log x, log x का अवकलन होता है आपका 1/x। तीसरा d/dx ax, ax log ae होता है। चौथा d/dx x पावर n का होता है n x n-1। पाँचवा होता है d/dx e पावर x का होता है e के पावर x। ये आपका फार्मूला बेस है अवकलन के लिए। चलिए अब फलन के लिए देखते हैं। फलन के लिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, फलन के लिए होता है d/dx sin x, sin x का होता है cos x, d/dx cos x, cos x का होता है माइनस sin x, d/dx tan x का होता है sec स्क्वायर x, d/dx cot x का होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x, d/dx sec x, sec x का होता है आपका sec x इंटू tan x। उसके बाद d/dx कोसेक x, कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। जितने भी सी फैमिली वाले हैं माइनस है, देखिए सी फैमिली वाला माइनस है, देखो इसको सी फैमिली बोलते हैं। जितने भी सी फैमिली वाले हैं, सी फैमिली वाले आपके माइनस हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला बेस में देख लिए हैं अवकलन के लिए। अवकलन जब ज्ञात करोगे इस चैप्टर में, तो आपका अवकलन के ज्ञात करने के लिए आप लोगों को ये फार्मूला की सख्त आवश्यकता होगी। क्लियर? तो इसी बीच में आपका जो फार्मूला है क्या होता है अवकलन का, d/dx x इक्वल टू कितना होता है 1, d/dx log x का कितना होता है, d/dx log x का होता है 1/x, d/dx ax का कितना होता है ax log ae,
और डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन का कितना होता है एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का कितना होता है ई के पावर एक्स। अब यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि सी फैमिली है, जहाँ सी आया मतलब माइनस। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सिंगल है, स्क्वायर का पेयर है, ये ऐसा याद कीजिए, स्क्वायर का पेयर है, ये सिंगल है, ये आपका डबल का पेयर है, ऐसा याद कीजिए हमेशा, ताकि आप इसको भूल नहीं पाओगे। क्लियर? तो इतने फार्मूला अगर याद रहेंगे आपको तो अवकलन आपका निर्माण हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करना है एक्स के पावर 4, तो इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा दिया है एक्स के पावर 4 कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4, तो ये हो जाएगा 4x 4 माइनस 1 4x क्यूब, ये हो जाएगा। अगला x पावर 6 है, दिया है, ये हो जाएगा x पावर 6, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स पावर 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 से पहले आ जाएगा 6x 6 माइनस 1 इक्वल टू 6x पावर हो जाएगा 5, चूँकि x पावर n बराबर होता है nx n माइनस 1। जैसे x पावर दिया है 19, तो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स पावर 19, तो 19 हो जाएगा x 19 माइनस 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि दूसरा एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 का करना है आपको। तो यहाँ लिखोगे दिया है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, पूरे का डी बाई डी एक्स कर लो भाई, पूरे का क्या कर लो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा एक एक का कर लो पहले डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स 5। फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स का कॉन्स्टेंट, सी का वैल्यू होता है 0। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा अचर बाहर आ जाएगा आपका 2 डी बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 3 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू 0, 2 इंटू हो जाएगा 3x 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2x 2 माइनस 1, 3 2 जा 6 x का पावर 2 प्लस 3 2 जा 6x, ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से जो भी अवकलन रहेगा उसको 1 बाय 1 करके इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, ये आपका एक एक लाइन वाला है। एक और देखते हैं इसी के बेस पे, देखें यहाँ पर जैसे आपके पास दिया गया है इस तरीके से, एक और जैसे कि यहाँ दिया गया है 6x पावर 9 प्लस 2x पावर 5 प्लस 5। ठीक है, ये दिया गया है, देखो अच्छे से
तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 6x पावर 9 प्लस 2x पावर 5 प्लस 5। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 6x पावर 9 प्लस डी बाई डी एक्स 2x पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 5। ये सामने आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर 9 प्लस 2 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 प्लस 0। ये हो जाएगा 6 इंटू 9 एक्स के पावर 8 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 5 एक्स पावर 4 हो जाएगा। 9 छक्के 54, 5 दूनी 10। ये आपका आंसर रहेगा। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट गति के समीकरण का। क्लियर? तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।